जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड में देश और दुनिया भर के श्रोताओं को बधाई दी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी किया गया। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की थी, जहां करोड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टूरिज्म, स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक, ई वेस्ट, बेटी बचाओ और अमृत काल के दौरान हो रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया। बता दें कि मन की बात का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। इसे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। उनकी भावनाओं का प्रकट शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। और मन की बात प्रोग्राम के सिलसिले में जम्मू में भी खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम से संबोधित किया। रहे हैं और हम खुद नहीं जानते, ऐसे अनेक देश के हीरोज को पूरे देश ने पहचाना, बल्कि देश नहीं बाहर के लोगों ने भी पहचाना है। मार्शल मैकलुहान का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मीडियम इज द मैसेज। और प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के उस माध्यम को चुना है जिसे भारतवासी अपने दिल के सबसे करीब पाता है, जिसमें परिवार की भावनाएं कभी जुड़ा हुआ हम मानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना के तहत सभी देशवासियों के मन की बात को केंद्र में रखकर संवाद की एक ऐसी परिपाटी शुरू की है जिसे दुनिया के बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आज तक के इतिहास में सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अभियान मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बापू से बड़ा कम्युनिकेटर मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता। मैं समय नहीं कि मैं बापू के बारे में विशेष बात करूं, लेकिन ये सच है कि संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा होती है। संवाद सामाजिक चेतना की जीवंत धारा भी होती है। एक स्टेट्समैन और आम नागरिक के बीच फर्क यही है कि वो लोगों से, सामान्य जन से संवाद स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होती है और शासन में नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। शासन की नीतियों में आम आदमी की आवाज भी मुखर हो सकती है। और मैं मानता हूं कि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया।
और मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी अक्सर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें जम्मू कश्मीर से कितना प्यार है, कितना लगाव है। पीएम ने पेंसिल स्लेट का काम करने वाले जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को अपनी शुभकामनाएं दी और उनसे की गई बातचीत को भी साझा किया। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़की हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश के पर्यटन स्थलों को लोकप्रिय बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। हिमालय की स्वच्छता के लिए चलाए गए हीलिंग हिमालयाज अभियान से जुड़े प्रदीप सांगवान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे की गई बातचीत साझा की। आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। और वहीं लद्दाख में भी मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए खास इंतजाम किया गया था। बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोग्राम मन की बात को सुना। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने राजभवन में मन की बात को सुना। ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने विभिन्न विभागों के साथ जागरूकता और इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया। इन 2 सेशंस में पर्यटन से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। लोगों के जहन में था कि जीएसटी किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, तो इसमें हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, जीएसटी टैक्स रेट्स के बारे में बताया कि जीएसटी
का में कितना टैक्स स्लैब्स है, होटल एंड गेस्ट हाउसेस में, एकोमोडेशन सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड होता है, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगता है, खुद किस चीज़ों पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है नहीं ले सकता। तो लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और हमने उनका मतलब क्लियर किया कि जो क्वेश्चंस थे। हमारी एसोसिएशन ने एक वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ, और आज के सेकंड सेशन में हमारा पहला सेशन था स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट का अंडर जीएसटी अवेयरनेस प्रोग्राम में। हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट से का शरब लेने हमें बहुत अच्छा एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस सेशन दिया। उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स के थे जो क्लैरिफाई हुए हैं। अभी और बहुत सारे डाउट्स हैं जीएसटी को रिलेटेड जो हम एसोसिएशन के थ्रू हम उनको भी एड्रेस कराएंगे। फिर उसके बाद हमारा हुआ था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे एसपी सर प्रदीप आए थे। उन्होंने भी हमें बहुत एश्योरेंस दिया है कि जो भी यूटी लद्दाख बनने के बाद हमारे नए कंप्लायंसेस हमारे मेंबर्स को फॉलो करने की कंपल्शन आए हैं, उनमें वो हमें थोड़ा मदद करेंगे और उसको हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इन कंप्लायंसेस को लद्दाख स्पेसिफिक बनना बहुत ज़रूरी है। गेस्ट हाउस वालों का इशू ये था कि वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको गेस्ट हाउस जितने भी है सारे 30-40 साल पुराने गेस्ट हाउस है, तो उनमें से ऐसे क्या होता है कि अगर हम वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो सारे पुराने गेस्ट हाउस मोस्टली मड ब्रिक्स का बना हुआ है, तो अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो इसमें यह है कि बिल्डिंग गिर जाने का डर रहता है। तो इस इशू को हमने कंसर्न ऑफिशियल्स के सामने रखा, तो उन्होंने भी बड़े अच्छी तरह से सुना और उन्होंने हमें टाइम दिया है कि बहुत जल्द ही इस इश्यूज़ के रिलेटेड और दूसरे भी जितने भी इश्यूज़ है तो इसको लेके हम वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे उनके ऑफिस में बुलाएंगे और जल्द जितना भी हो सके गेस्ट हाउस और होम स्टेज वाले को रिलैक्सेशन देने की बात कही है। तो इसके लिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और इस बीच सीएम सुक्खू का सादगी पसंद व्यक्तित्व एक बार फिर से चुनाव प्रचार में सामने आया। वो एक आम आदमी की तरह ऑल्टो कार में प्रचार करते नजर आए। शांति विहार वार्ड से भट्टा कुफ्फर में ऑल्टो 800 में सीएम पहुंचे। शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि लग रहा है कि सुक्खू सरकार जाने वाली है। चारों तरफ अव्यवस्था का दौर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में कई लोग नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जयराम ठाकुर ने यह बात संजौली में चुनाव प्रचार के दौरान कही, जहां उन्होंने रोड शो किया। उनके साथ डॉक्टर जनकराज, बलवीर वर्मा, पवन काजल, सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रचार मैदान में उतरे। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पूरे शिमला में बीजेपी के 5 साल में हुए कामों की चर्चा हो रही है। वहीं लोग सीएम से पूछ रहे हैं कि सुक्खू भाई 10 गारंटियां कितने पाई, जो ये बताता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। उन्होंने सीएम सुक्खू के ठग विद्या वाले बयान पर भी हमला बोला। काफी जोश में नजर आ रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता का? मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे शिमला शहर में इस कॉरपोरेशन के चुनाव में जो हमारी उम्मीद है उससे भी बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन निश्चित रूप से बनेगी। और सबसे बड़ी बात उसकी वजह यह है कि शिमला में 5 साल वर्सेस 25 साल। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास ठग विद्या है। नहीं, देखिए, ठग विद्या जो हकीकत है वो जमीन पर है। जहां हम खड़े हैं इस सड़क की क्या हालत होती है आज वो सड़क देखिए। अब यहीं पर आप पिछली तरफ देखेंगे तो आप फुट ओवर ब्रिज देखिए,
ऊपर से बन करके तैयार होता जा रहा है। ठगा तो उन्होंने है। ये शब्द जो है सही मायने में उन पर फिट होता है जिन्होंने इस बात को कहा है। ठग विद्या का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ठग करके ताजा ताजा सत्ता में आए हैं और वो बड़ा महंगा पड़ रहा है उनको। पोस्टर का भी जिक्र आपने किया, कुछ तस्वीरें नहीं दिखी तो आपको थोड़ी चिंता हो रही है? नहीं, चिंता नहीं, हम तो यही कहते हैं कि सुक्खू जी पूरा अपना जो है पूरा जो इंतकाम जिसको बोलते हैं ना, बदला ले रहे हैं। जब वीरभद्र सिंह जी थे तो सुक्खू जी कहीं नहीं होते थे। अब जब सुक्खू जी आए तो अब उन्होंने कहा कि अब कोई और फोटो होना ही नहीं, मेरे सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए। सर, एक आखिर में आपने फिर वो बात दोहराई कि बहुत जल्द जो है आप फिर सत्ता में आने वाले, ऑपरेशन करने जा रहे हैं फिर से ऑपरेशन। हम कह रहे हैं कि वो जाने वाले, ऐसा लग रहा है उनके हालात से, क्योंकि सारी चीजें जिस तरह से अव्यवस्था का दौर चारों तरफ फैला हुआ है, महंगाई उनके आते बढ़ गई, संस्थान उन्होंने बंद कर दिए, उनके अपने लोगों के बीच में नाराजगी निराशा का माहौल बना हुआ है और जिसके कारण सभी के सभी लोग जो है वो ऐसी परिस्थिति में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के कुछ लोग भी आपके संपर्क में हैं? नहीं, देखिए लोग संपर्क में नहीं, देखिए वो तो हमेशा रहते ही है। दावा फिर से यही कर रहे हैं, न केवल नगर निगम जीतने का दावा कर रहे हैं बल्कि उससे आगे की भी बात यहाँ पर जो है कही जा रही है। खैर, इसी तरह के दावे वादे जो है हमें हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं की तरफ से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अब इसका फैसला जो है वो जनता ही करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता शिमला चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, वहीं कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला भी बोल रहे हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के वादों पर सवाल खड़े कर दिए। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं, उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहाँ है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं, और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? शिमला नगर निगम चुनाव में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने पहले बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि निगम चुनाव के लिए बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर क्यों है, और इस पर बीजेपी की ओर से कहा गया कि मोदी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, देश और दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनके पोस्टर तक बीजेपी के फोटो में होगी ही। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसके चुनावी पोस्टर्स में जगह जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरभद्र सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की तस्वीरें गायब क्यों हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कांग्रेस के पोस्टरों में ऐसा है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे कई पोस्टर्स का जायजा लिया। हकीकत क्या है, रिपोर्ट देखिए। नगर निगम शिमला में चुनाव प्रचार जो है अब अंतिम दौर में है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में पोस्टरों के भीतर लगी तस्वीरों को लेकर वाक युद्ध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राजीव शुक्ला ने की थी जब भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा था कि अब भाजपा जो है पीएम मोदी के फोटो के नाम पर वोट ले रही है, जबकि यहाँ पर काम जो है स्थानीय स्तर पर पार्षद को करना होता है। इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत बड़ा ये पोस्टर यहाँ पर लगा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी प्रत्याशी है उनकी तस्वीरें लगी है। ठीक अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिसमें बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, उसके साथ सोनिया गांधी और उनके बगल में देखिए राहुल गांधी की तस्वीर है, उसके साथ ही राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है। ऊपर आप तस्वीर में नजर डालें तो सबसे आगे जो तस्वीर लगी हुई है वो मुख्यमंत्री की है, उसके बाद प्रतिभा सिंह, फिर मुकेश अग्निहोत्री, फिर यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर है।
अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, विक्रमादित्य भी कैबिनेट मंत्री है, उनके साथ 2 शिमला शहरी के विधायक हैं हरीश जनार्था, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ की अगर तस्वीर हम दिखाएं तो यहां पर जो 2 मई को वोट अपील कांग्रेस ने की है, ये यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री की तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर वाक युद्ध यहां पर शुरू हो गया है। नालागढ़ के पहाड़ी हलके रामशहर के तहत आने वाले उखू सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की शिक्षा के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए। यहां स्कूल में कार्यरत अध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अध्यापक शराब के नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचा। गांव की ही कुछ महिलाओं ने मोबाइल में ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के जरिए ग्रामीणों ने स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की है। नाटक कर रहा है तू, नाटक कर रहा है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।